करने सर में अब उनको। डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब जगह सिटी स्कैन आ गया है जी, और हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट सिटी स्कैन ही है। सिटी स्कैन। तो अगर जब सिटी स्कैन भी कर देंगे तो उससे उनको एक आंसर तो मिल ही जाएगा जी, कि ब्लीड तो नहीं हो हेमरेज गया। तो नहीं। हाँ। जी, आम आदमी को अपने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के बारे में या क्या क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम उसको होंगे जो हॉस्पिटल को अप्रोच करेगा या आपके पास वो आएगा। जी, जो कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि आदमी अचानक बेहोश हो सकता है, आदमी के सिर में बहुत तेज दर्द हो सकता है या रिकरेंट बार बार सिर में दर्द हो रहा है, या उनको जो हम कॉमन भाषा में बोलते हैं मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, ये कॉमन सिम्टम हो सकता है। मसल्स की बात करें तो मसल की वीकनेस, तो ज़मीन से बैठ के खड़े होने में दिक्कत हो सकती है। न्यूरोपैथी की बात करें तो पैरों में झंझनाहट हो सकती है, पैरों में वीकनेस हो सकती है, चलने का बैलेंस खराब हो सकता है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ ब्रेन टॉक। आज हमारे साथ डॉक्टर रंजन हैं जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं एनएचपीसी में। उनसे वार्तालाप करेंगे और वो ये जानना चाहते हैं कि कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं और अगर जो ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमको क्या करना चाहिए। डॉक्टर विनय गोयल सर से बात करूंगा आज ब्रेन टॉक पर, और जो कॉमन लोगों की प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करके आप लोग को बताऊंगा। जी, तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर कि आम आदमी को अपने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के बारे में या क्या क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम उसको होंगे जो हॉस्पिटल को अप्रोच करेगा या आपके पास वो आएगा। जी, जो कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि आदमी अचानक बेहोश हो सकता है, आदमी के सिर में बहुत तेज दर्द हो सकता है या रिकरेंट बार बार सिर में दर्द हो रहा है, या उनको जो हम कॉमन भाषा में बोलते हैं मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, ये कॉमन सिम्टम हो सकता है। मसल्स की बात करें तो मसल की वीकनेस, तो ज़मीन से बैठ के खड़े होने में दिक्कत हो सकती है। न्यूरोपैथी की बात करें तो पैरों में झंझनाहट हो सकती है, पैरों में वीकनेस हो सकती है, चलने का बैलेंस ख़राब हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो आपको एक लेवल का सेंसेशन नीचे ख़त्म हो सकता है, पैरों में वीकनेस आ सकती है, ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के या नर्वस सिस्टम के कौन से भाग में किस तरह का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसी टाइप के सिम्टम उनको होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों से शुरू करते हैं। बच्चों में सबसे कॉमन इपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी होती है। जी, कुछ एज के बाद उनको ये सिम्टम डेवलप करते हैं, बड़ों में तो ट्रॉमा या किसी और रीज़न के बाद आते हैं। तो बच्चों में सर जो इपिलेप्सी होती है उसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को? मालूम तो है उनको कि इपिलेप्सी है बच्चों को, और उनको मेडिसिन के बाद भी इपिलेप्सी नहीं कंट्रोल हो पाती। जी, इस बात के लिए देखिए बच्चों में जो कॉमन कारण होते हैं वो होते हैं, एक तो या तो नवजात शिशु में तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। एक होता है जिसको बोलते हैं फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर बड़ी कॉमन होती है, करीब 3 से 5% बच्चों में होती है, 6 महीने से 6 साल के बच्चों में होती है। जब भी बच्चे को फीवर आता है तो उसको 1 या 2 दौरे आ सकते हैं, दौरे में चारों हाथ पैरों में झटके आते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, बच्चा बेहोश हो जाता है कुछ सेकंड के मिनट के लिए और धीरे धीरे अपने आप होश आ जाता है। फिर पेरेंट्स ये नोट करते हैं कि बच्चे को फीवर था या फीवर हो सकता है थोड़ी देर बाद में आए। इसको हम बोलते हैं क्लासिकल फेब्राइल सीजर बोलते हैं। इनका अगर हम ईईजी करेंगे तो नॉर्मल आएगा, अगर सीटी स्कैन एमआरआई ब्रेन करेंगे वो भी नॉर्मल आएगा। तो फेब्राइल सीजर एक ऐसी स्थिति है जब भी फीवर होगा तो बच्चे को दौरे आ सकते हैं। तो पहली बात तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से जाके बात करिए, वो आपको कुछ दवा देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है सर कि आप फीवर से बचें। तो फीवर कंट्रोल करना पड़ेगा। फीवर से कैसे बचें? जैसे भी सर्दियों का मौसम है, जैसे ही बच्चों को जुकाम होगा, खांसी होगा, इन्फेक्शन होगा तो फीवर आएगा। तो ये प्रिकॉशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इलाज तो बड़ा सिंपल है, जो कोई भी डॉक्टर आपको बताएंगे वो हम फॉलो कर लेंगे। अब हम लोग एडल्ट की तरफ आते हैं। जी, आजकल एडल्ट एज में सर्वाइकल प्रॉब्लम, लंबर प्रॉब्लम, जिसको वर्क प्लेस डिजीज हम लोग बता रहे हैं, तो हाथों में नमनेस होना, कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, इसमें काफ़ी लोग परेशान होते हैं। बहुत लोग सीटी स्कैन, एमआरआई करवा लिए, लेकिन कोई ट्रीटमेंट केवल फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं। जी, तो इसमें कब और डॉक्टर के पास आए? जब उसमें नमनेस ज़्यादा हो या पेन अनकंट्रोलेबल हो या टिंगलिंग, ट्रेमर, ये सब सिम्टम आ रहे हैं लोगों को। जी, तो इससे कैसे बचा जाए? आपने 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए इसमें। जी, एक तो हम बात कर रहे हैं गर्दन के दर्द की। तो गर्दन का दर्द जो कॉमनली हम स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं,
आजकल जो नई टर्म है उसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक। तो टेक्स्ट नेक होता है सारे लोग घंटों मोबाइल देख रहे हैं जी। तो हमारा नेचुरली जो नेक का पोजीशन वो झुका हुआ नहीं है। तो हम जब 24 घंटे झुकते हैं तो बैक की मसल्स वीक हो जाती है, उससे डिस्क हिल सकती है या जॉइंट अलाइनमेंट चेंज हो सकता है, जिससे गर्दन में दर्द रहने लगता है। उसका सबसे पहला तो सावधानी है कि जब आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो जहाँ तक हो सके उसको अपने सिर के लेवल पे सामने रखें। जिन लोगों का प्रोफेशनल काम ज़्यादा है या ऐसा है कि बहुत करना पड़ता है तो आजकल वो स्टैंड आते हैं छोटे से, उस स्टैंड पे लगा ले फिर देखें तो आपकी गर्दन नहीं झुकेगी। एक बात तो है। दूसरा, गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं एक कॉमन एक्सरसाइज है जो मैं सबको सिखाता हूँ, वो आपको भी सिखाता हूँ। हाथ ऐसे पीछे रखिए गर्दन के, और गर्दन को, हाथ यही रहना, गर्दन को पीछे पुश करना है, तो गर्दन में आपको जोर महसूस होगा। ये एक्सरसाइज आप रेगुलरली करते रहिए और जो प्रिकॉशन लिया वो लीजिए। दूसरे, आपने बताया कि हाथ में झंझनाहट वाली बात, गर्दन से भी ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। वो तब आते हैं जब इतनी बड़ी डिस्क निकल जाए कि वो स्पाइनल कॉर्ड या उसके रूट्स को कंप्रेस करने लगे। वो तो हम हमारी ब्रेन, हमारी सर्वाइकल करके ही पहचान सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हम कार्पल टनल सिंड्रोम। स्पेशली लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होता है। कभी मैंने देखा है जो स्कूटर जिनका हार्ड होता है वो बहुत एक्सेसिवली रिस्ट को फ्लेक्स या एक्सटेंड करने से भी ऐसे सिम्टम आते हैं। तो उसमें सिम्टम ये होता है कि आपको हाथ में झंझनाहट लगती है और वो रात में ज़्यादा होती है। तो कई बार रात में आदमी उठ के ऐसे झटके मारता है या सुबह उठ के देखता है कि हाथ में झंझनाहट हो रही, फिटीक हो जा रही, तो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनको कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। तो उसके लिए मीडियन नर्व का नर्व कंडक्शन करते हैं, पता चल जाता है कि इन्फेक्शन वो कार्पल टनल सिंड्रोम है। जिन लोगों को रिस्ट बैंड बांधने के लिए बोला उनको ध्यान देना चाहिए कि रिस्ट बैंड 1 या 2 घंटे के लिए नहीं बांधना है, वो उनको जितना घंटे बांध सकते हैं, हो सके 24 घंटे। आप नहाने जा रहे हैं तो हटा लीजिए, खाना खा रहे हैं तो हटा लीजिए, कोई पानी का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो हटा लीजिए। लेकिन उसको जितने घंटे आप बांधेंगे उतनी आपकी रिस्ट स्टेबलाइज रहेगी, उतना कंप्रेशन कम हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा सिम्टम होते हैं तो फिर हम लोकल स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। तीसरा, आपने क्वेश्चन इसी में किया था कि कमर का दर्द, वो भी हमारा पोस्चर है। आप देखिए जो जिनका 24 घंटे डेस्क जॉब है या आजकल में जो टैक्सी में ड्राइवर होते हैं वो अपनी सीट को पीछे करके ऐसे रिक्लाइन करके बैठे होते हैं। और मैं सबको समझाता हूँ कि अभी तो तुम यंग हो, ऐसे और ड्राइवरी करोगे अगले 20 साल, तो ऐसे बैठोगे तो तुम्हारी कमर जो है दुखने लगेगी। कुछ तो बात तो समझ जाते हैं, कुछ को लगता है कि मतलब मैं फ्री की सलाह दे रहा हूँ जो समझ में नहीं आ रही उनको। तो बैक का भी, आप जैसे मैं बैठा हूँ तो आप देखिए डॉक्टर साहब भी बैठे, तो हम पूरा सोफे के अंदर पूरा घुस के बैठे हुए हैं, तो हमारी पूरी बैक जो है वो सपोर्टेड है। अगर आपकी चेयर लंबी है तो एक पीछे थोड़ा सा तकिया रखिए, आजकल वो बैक बने हुए सपोर्ट आते हैं वो लगा लें तो उससे ठीक रहेगा। और दूसरा, अगर जो बहुत ही दर्द है तो एक बार डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी जांच कर लेंगे, कुछ आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताएंगे। लेकिन जिनको रेगुलर दर्द रहता है उनको एक्सरसाइज करने से लंबे टाइम तक बचाव बना रहेगा। बहुत अच्छा सर। एक अब ओल्ड एज की तरफ चलते हैं हम। जी सर। जो नर्वस सिस्टम की बहुत कॉमन बीमारी है स्ट्रोक। यस सर। तो स्ट्रोक में आजकल हॉस्पिटल सब जगह स्ट्रोक मैनेजमेंट लिख करके अधिकतर हॉस्पिटल लिखे हुए। तो उसमें पेशेंट को या जिनको भी होता है ओल्ड एज में, क्या अब तो कम एज में भी यंग में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, यंग एज में भी स्ट्रोक हो रही है, तो उसमें क्या क्या पोटेंशियल सिम्टम है उसके, ये बताइए, और फिर उसको कैसे हम लोग बचे जा सकें। देखिए, पोटेंशियल सिम्टम का जो एपिनिम है उसको बोलते हैं फास्ट, FAST। F इज फेस, अगर जो आपका फेस टेढ़ा हो रहा है। A इज आर्म या लेग, अगर जो आप अपना ऐसा हाथ रखेंगे और आपका हाथ नीचे नीचे गिर रहा है, मतलब वीकनेस आ रही है, उसको पहचानिए। S इज फॉर स्पीच, अगर आपकी स्पीच गड़बड़ हो रही है। और T जो है इज फॉर टाइम, अगर आपको ऐसा सिम्टम हो रहा है। कुछ और सिम्टम भी होते हैं जो इस एपोनिम में नहीं आते हैं, वो है कि अगर आपकी चाल अचानक गड़बड़ हो गई चलने में, हाँ, या आपको भयंकर सिर में दर्द हुआ है जो कि ऐसा ही नहीं है, जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, तो ऐसे कुछ सिम्टम हो, या अचानक आप बेहोश हो गए, तो आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली पहुंचना चाहिए। जो डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रोक मैनेजमेंट ऐसी क्या आफत आ गई है, उसका कारण ये है कि ब्रेन में 2 तरह से स्ट्रोक हो सकता है। या तो ब्रेन में नस फट जाए, उससे ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा, तो हमको जितना जल्दी हो सकता है उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, जिससे कि वो और ना बढ़े। दूसरा है कि ब्रेन की कोई आर्टरी बंद हो जाती है, जिससे लकवा हो जाता है, जिसको हम इन्फार्क्ट बोलते हैं। अगर जो इन्फार्क्ट हो जाता है और आप 3 घंटे के अंदर अंदर बड़े सेंटर पर पहुंचते हैं, तो आजकल कुछ ड्रग्स आती हैं जो उस क्लॉट को डिसॉल्व करती हैं, जिसको हम क्लॉट बस्टर कहते हैं। वो लगाने से वो चांसेज हैं कि नली पूरी खुल जाएगी और आपको जो डेफिसिट होना है उससे आप बच जाएंगे। तो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो पूरी नली खुल जाएगी,
और डैमेज होने से पहले आप किसी भी डेफिसिट होने से बच जाएंगे। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि जो लोग 3 घंटे के बाद आ रहे हैं या जिनकी आर्टरी पूरी ब्लॉक हो गई है, दवा से नहीं खुली है, तो आजकल उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बोलिसिस। मतलब हम जैसे एंजियोग्राफी करते हैं उस टाइप का एंजियोग्राफी करके वायर डाल के डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस आते हैं, उस क्लॉट को ब्रेक कर सकते हैं, उसको क्लॉट को सक कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड से उस क्लॉट को निकाल देते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो ऐसा मानते हैं कि जो हिस्सा है ब्रेन का उसको कम से कम डैमेज होगा, आपका लॉन्ग टर्म डेफिसिट कम होगा। और ये हम कोशिश करते हैं कुछ केसेस में अप टू 24 आवर्स भी हम ट्राई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनके ब्रेन में ब्रेन का सर्कुलेशन कैसा है। ब्रेन का सर्कुलेशन अच्छा होता है तो एक आर्टरी बंद होने के बावजूद वो टिश्यू बच जाता है, तो उसका क्लॉट निकालने से हमेशा के लिए वो लंबा एक सहूलियत हो जाती है। ठीक, तो जब भी आपको मन में डर हो, जो मैंने आपको बताया 4 सिम्टम फास्ट, फेस, आर्म, स्पीच, तो टाइम इज ब्रेन। तो विद इन 3 आवर्स जहाँ तक हो सके बड़े हॉस्पिटल में पहुँचिए। आप बताइए डॉक्टर को मेरे को लकवा होने का डाउट हो रहा है। सर क्या हो रहा है, अगर मेरे राइट साइड में भी दर्द होगा ना तो आदमी सोचा हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक की अवेयरनेस इतनी है कि आदमी हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हाँ। और एक पाँव अगर लकवे में ग्रसित हो जाए और नहीं चल रही है तो मालिश ही करते रहते हैं, अस्पताल नहीं जाते, बोले ठीक हो जाएगा। एक हमने स्टडी किया था, उसमें देखा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मरीज लेट आता है हॉस्पिटल, उसका कारण था उसने सिम्टम को पहचानता नहीं। तो अवेयरनेस होना चाहिए। अगर जो किसी को भी आप देखते हैं तो उनको बताइए कि लकवा हो सकता है, तो जितना जल्दी हो सके वो अस्पताल पहुँचे। इसमें सर सबसे बड़ा पेशेंट के अलावा जो उनके अटेंडेंट है उनका बहुत बड़ा रोल है। उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें स्ट्रोक मैनेजमेंट में जैसा आपने बताया, पेशेंट तो अपना सोचता है कि कभी ठंड लग गई, जी, कभी चोट लगा था उसके कारण हो गया, ठीक हो जाएगा। लेकिन अटेंडेंट भी उन पर ध्यान नहीं देते, बोलते हैं चलो मालिश कर देता हूँ, यही जो आपने कहा, हाँ वो ठीक हो जाएगा। तो अटेंडेंट जो उनके घर में है, ओल्ड एज है, खास करके ओल्ड एज वाले पेशेंट को हम उनके बच्चे को उनके साथ जो रह रहे हैं उनको ये बता सकते हैं कि ये लकवा का सिम्टम है और स्ट्रोक हुआ है। और ये जानकारी मतलब उनकी अवेयरनेस ज़्यादा जरूरी है। अब चूंकि सर शहरों में इतनी ज़्यादा कंजेशन है, इतने ज़्यादा ट्रैफिक है कि शहर के लोग भी 3 घंटे में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर ये भी हमने अच्छे हॉस्पिटल, जब मैं एम्स था तो हमने ये स्टडी किया था, तो हमने देखा फर्स्ट हर्डल वॉज कि पेशेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया, हाँ, सेकेंड हर्डल वॉज ट्रैफिक। लेकिन अब फॉर्चुनेटली जो हम बोल के ए लेवल नहीं तो बी लेवल का जिसको हॉस्पिटल लग जो कहें, हाँ, वहाँ भी इंजेक्शन लग जाता है जी, क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि सब लोग जानते हैं इंजेक्शन लगाने से आदमी का डेफिसिट बच जाएगा। तो सही समय पे एक अच्छे हॉस्पिटल पहुँचने का ये फ़ायदा है। तो अब बड़े हॉस्पिटल को अगर पता चला 3 घंटे बाद पहुँचेंगे तो पहले वहाँ जाके ये इसको फर्स्ट एड ही बोलूँगा, वो इंजेक्शन लगवा के फिर बड़े हॉस्पिटल में आ जाइए, जिससे कि आगे की कार्रवाई वहाँ हो सके। और दूसरा चीज़ कि अटेंडेंट को हॉस्पिटल को पहले इन्फॉर्म करना है, टेलीफोन करना है, सीटी स्कैन के लिए बताना है कि स्ट्रोक का या लकवा का पेशेंट लेके आ रहा हूँ, सीटी स्कैन मशीन आप जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो हॉस्पिटल को कम्युनिकेट कर सके। लेकिन उसके लिए उनको अपने आसपास के हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई करके उसका नंबर होने चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ हो आपके जैसे, न्यूरोलॉजिस्ट हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फ़ोन पे भी आजकल वो इमेजेस देख के गाइड कर देते हैं कि आप इंजेक्शन लगा दीजिए। पर आपने नियरेस्ट हॉस्पिटल से कम्युनिकेशन रखा है तो उनको फ़ोन करेंगे तो दे विल बी रेडी टू रिसीव यू, और इमीडिएटली सीटी स्कैन हमारे कर लेंगे और वो दवा भी तैयार रखेंगे जिससे इंजेक्शन टाइम पे आपको टाइम पर लग जाएगा। जी सर। मेन सीटी स्कैन की सबसे बड़ा दिक्कत हो रही है, हमारे जो दूर दराज के प्रोजेक्ट हैं जी, वहाँ पर सीटी स्कैन मशीन नहीं है, दूर जाने में टाइम लग जा रहा है काफ़ी शिफ्ट करने सर। अब डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब जगह सीटी स्कैन आ गया है जी, और हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट सीटी स्कैन ही है। सीटी स्कैन तो अगर जब सीटी स्कैन भी कर देंगे तो उससे उनको एक आंसर तो मिल ही जाएगा कि ब्लीड हेमरेज तो नहीं, हाँ, और ब्लीड नहीं है और फिर भी लकवा लग रहा है तो मान के चलेंगे ये इन्फार्क्ट हो रहा है, तो हम उनको थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं। अभी एक स्टडी हुआ है जो एम्स ने कंडक्ट किया है हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में जो है वो माउंटेन टेरेन है, तो उन्होंने उसको हैंडल करने के लिए सब सेंटर्स पे एजुकेट करके कॉमन कंट्रोल रूम बना के देखा, उनको गाइड किया, तो उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को ये इंजेक्शन लगा के बचा दिया। जी सर। अच्छा, परसेंटेज क्या है सर हेमरेज और इन्फार्क्ट का? जैसे अभी विंटर आ रही है तो विंटर में हेमरेज ज़्यादा होता है। अच्छा। इन्फार्क्ट तो अभी जैसे मेरे पास अगर 10 पेशेंट मरीज है तो 7 हेमरेज के हैं, 4 इन्फार्क्ट के।
समर टाइम में इन्फाक्ट ज़्यादा, हेमरेज कम हो जाते हैं, क्योंकि क्या हेमरेज होता है जनरली अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ऐसा देखा है कि विंटर में ब्लड प्रेशर नॉर्मल आदमी का भी बढ़ता है, बढ़ जाता है। और जिसको ब्लड प्रेशर है वो अपनी पुरानी दवा खाता रहता है बगैर चेक करे और सोचता है मैं ठीक हूँ। जी जी। इन्हीं लोगों का ब्लड प्रेशर सडनली विंटर में बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से लकवा होने का डर हो जाता है। हाँ, क्या जो हार्ट के मरीज हैं या बाईपास करवा चुके हैं, स्टंट लगा लिए, वो इकोस्प्रिन और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेते हैं तो, और बीपी की भी दवा खा ही रहे होंगे, तो उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, या ऐसे सिम्टम आए तो फिर क्या करें? सर सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये कि ये गलतफहमी में ना रहें कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। उसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ब्लड प्रेशर चेक करें। आप दवा लेने के बाद ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है। आप ब्लड प्रेशर जब चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। ठीक। अच्छा, और सर एक ओल्ड एज की बीमारी है अल्जीमर्स डिजीज, जी, जो यंग एज वाले भी बोलते हैं कि मैं भूल रहा हूँ, सब याद नहीं आ रहा है, बिना किसी इंजरी के, बिना किसी सिम्टम के। उसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, कैसे? सभी मेमोरी लॉस को तो अल्जीमर्स बताएंगे। ठीक कह रहे हैं आप। जो हम बोलते हैं डिमेंशिया यानी याददाश्त की कमी होना, और ये मिडिल एज से ओल्ड एज सब कंप्लेन करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यंग एज वाले होते हैं वो मोस्टली उसको बोलते हैं सूडो डिमेंशिया। जब हम उनका मेंटल एग्जामिनेशन या कॉग्निटिव टेस्टिंग करते हैं तो वी एक्चुअली डोंट फाइंड अ डेफिसिट, मतलब उनको वास्तव में मेमोरी खराब होने वाले साइंस नहीं आते हैं, लेकिन हमारी आज की दिनचर्या जो भाग दौड़ की में जो हम बिजी हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने आप में मन में सोचे पड़े हैं, किसी वजह से परेशान हैं, उन सब की वजह से हमारा मेमोरी अफेक्ट होता है, जो कि इतना सीरियस नहीं होता है। तो मन को शांत रखने से, योगा करने से, मेडिटेशन से, जो इम्पोर्टेंट काम है उसको आप नोट कर लें, इन सब चीज़ों से इसका निदान हो सकता है। लेकिन जो ओल्ड एज में होता है उसमें ऐसा मानते हैं कि अगर जो 65 एंड अबव के करीब 5% लोगों को डिमेंशिया होगा, जो 85 एंड अबव करीब 50% को डिमेंशिया होगा। तो इट इज़ दैट कॉमन। और क्योंकि इंडिया की आबादी जो है 2030 तक इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जेनेटिक पॉपुलेशन होने वाला है, तो आपको और हमको जो जेनेटिक पॉपुलेशन का बर्डन है वो बढ़ने वाला है, जिसमें डिमेंशिया एक बहुत कॉमन सिम्टम होने वाला है। डिमेंशिया का एक जो डीजेनरेटिव, उसके कॉजेज हो सकते हैं, डीजेनरेटिव हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, स्ट्रोक से हो सकता है, ट्रॉमा से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से हो सकता है, और जो डीजेनरेटिव है उसमें कॉमनेस जो होता है वो होता है अल्जाइमर डिजीज। तो उसमें जो मेमोरी के सेल्स हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट करने लगते हैं, लेकिन वो 5 से 10 साल 20 साल में धीरे धीरे कम होते हैं। उसके लिए क्लासिकल जो सिम्टम होता है, एक तो आपकी याददाश्त कम होने लगती है, तो आप बार बार पूछने लगते हैं, तो घर वाले बोलते हैं तो हर बात दोबारा पूछते हैं। दूसरी उनका विजुअल स्पेशल ओरिएंटेशन, मतलब अब कहाँ है, मतलब जहाँ मैं पिछले 10 साल से जा रहा हूँ, थोड़े दिन बाद गया मुझे लग गया ये कौन सी जगह होगी, यहाँ जो रास्ता था वो कहाँ चला गया, या अब मैं घर से कैसे लौट के जाऊँ। जब बहुत सीवियर बीमारी होती तो अपने घर के अंदर भी उनको लगता है ये दरवाज़ा बाथरूम का है कि किचन का है, इतना डिसोरिएंटेशन हो जाता है। तो ये सिम्टम्स तो होते हैं जिनसे हमको डाउट हो जाता है कि डिमेंशिया हो सकता है। तो आप डॉक्टर से बात करेंगे तो कुछ बेसिक टेस्ट करेंगे, एक सीटी स्कैन या MRI करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, और ज़रूर पड़ने पर एडवांस टेस्ट भी करेंगे, जिससे आप पता चल जाएगा कि आपका कौन से टाइप का डिमेंशिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम डिमेंशिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बात बहुत करें। अभी क्या हो रहा है सर, माँ बाप अकेले घर में रह जाते हैं, बच्चे काम पे चले जाते हैं, बात करने वाला कोई नहीं है। जब हमारी जो जहाँ पे हम ग्रुप में रहते थे, फैमिली जो टाइप का सिस्टम था, तो घर में रहने वाले 10 लोग होते थे, 10 लोग वो आपस में बात करते थे। तो मैं बोलता हूँ जब आप सुबह को वॉकिंग करने जाते हैं तो वॉकिंग करने के बाद गार्डन में 1 घंटा बैठिए, जो वहाँ लोग आते हैं उनके साथ बात करिए, आपके इंटरेस्ट की बात करिए, दूसरों की बात सुनिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि वहाँ पे एक चाय वाले को बोलो कि रोज़ सुबह चाय देके जाए, तो उस चाय पीने के बहाने सब लोग आएंगे, तो वहाँ बैठ के आप 1 घंटे बात करेंगे। ऐसे शाम को भी जाएँ तो वॉक करने के बाद बैठिए। हमारे यहाँ जो पुराना सिस्टम होता था कि जब भी हम मंदिर जाएंगे तो मंदिर के दर्शन करने के बाद बैठना होता था, बैठते, तो बैठने का पर्पज़ शायद यही रहा होगा कि आप बैठेंगे तो लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे। और हमारे टेम्पल जो वो इन्फॉर्मेशन सेंटर थे, सारे गांव के लोग वहीं आएंगे, सब एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह से अब हम गार्डन में घूमने जाते हैं, वहाँ जाएं, बैठें और खूब बात करें जी। हम ओल्ड एज वालों को बताएंगे और उनके फैमिली मेम्बर को कि आप इसको फॉलो करें। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर जो घर में कम लोग हो तो फ़ोन मिलाओ, हाँ फ़ोन पर सारे रिश्तेदार नंबर से सारे रिश्तेदारों को बात करो। और भी अच्छा है कि वीडियो कॉल करिए।
जी, क्योंकि वीडियो कॉल करने से सामने वाले की फेस याद रहेगा। फेस पता नहीं तो वो 6 महीने बाद आएंगे तो आपको शक्ल याद नहीं रहेगी कि ये कौन है। कौन। अगर रेगुलरली वीडियो कॉल करेंगे तो उसका ये भी एडवांटेज है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, हम थैंक यू लोगों वेरी ने मच। बहुत अच्छा टॉक किया आप लोगों के लिए कि ब्रेन टॉक एक बहुत ही यूज़फुल है सभी लोगों के लिए जो भी देख रहे हैं, चाहे बच्चे हों, एडल्ट हों और ओल्ड एज को हों। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा इसके बारे में बताया और समाधान भी बताया। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। आपका मेदांता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।